साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यूनिट 5 का एक टॉपिक है मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ पर हम आपको इंडियन पॉलिटी और जो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है इसके कुछ प्रश्न लेकर के आ गए हैं, जिसके हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम 20 जून तक पहुंच गया है, तो अभी आपके पास में इतना पर्याप्त समय है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ लोग, उन लोगों में और जो बिल्कुल शांति से बैठ गए हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, इनमें फ़र्क बस एग्ज़ाम के 1 महीना पहले दिखने लगेगा। 1 महीने पहले वो लोग इतने परेशान हो जाएँगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी है और घर पर बैठ गए हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इतने परेशान, इतने माइंडली प्रेशर हो जाएगा उनके ऊपर कि वो बाकी की तैयारी भी नहीं कर पाएँगे। वहीं पर जो लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार प्रश्नों से रूबरू हो रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा आसान रहेगा, बड़ी आसानी से वो एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाएँगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये फ़र्क आपको एग्ज़ाम वाले दिन देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो यूनिट 8 हो, यूनिट 10 हो, यूनिट 9 हो। यूनिट 8 की जो करंट अफेयर वाली वीडियो है, सुबह 360 डिग्री के नाम से सुबह 7:30 बजे हम अपलोड करते हैं। उसमें हम आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, चाहे वो समसामयिक घटना संग्रह हो। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। तो वो वीडियो अगर आप देखते चलेंगे तो आपका यूनिट 8 जो है वो साथ ही साथ में क्लियर होता चलेगा। और जब आपका एग्जाम आएगा तो यूनिट 8 को लेकर के आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, और ये आपका यूनिट 5 हम आज लेकर के आ ही गए सेट। उसके बाद में इतिहास की प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए थे, कल हम स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। तो आपको हर एक प्रैक्टिस सेट बाकायदा लगाना है, क्योंकि हर एक प्रश्न के बारे में आपको जानकारी भी उसी के जस्ट नीचे दी रहती है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है यूनिट 5 का। आपको क्या करना है, आपको बस एक कॉपी एक पेन लेना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लेने हैं। फिर जैसे जैसे जितना आंसर आपका सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना है। जो भी नए तथ्य आपको यहाँ पर मिलते जाएं उसको उसी प्रश्न के आगे टिक मार्क करके लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1858 का भारत शासन अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए देखते हैं। 1833 यहाँ पर 2 बार हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन लेकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, तो आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सही से शासन व्यवस्था नहीं चला पा रही। जैसा कि आपको पता है, अभी तो 1773 में ये लोग आ गए थे। ठीक है, अपना मतलब काम करना चालू कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्ट वैक्ट लेकर के आने लगे थे। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को लगा अरे ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब कि संतोषजनक शासन नहीं कर पा रहे ईस्ट इंडिया वाले। इसलिए फिर क्या किया, तो इसलिए 1858 का एक भारत शासन का अधिनियम लाया गया, और जिसके माध्यम से सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास में भारत का जो भी यहाँ पर अधिकार थे, जो भी यहाँ पर शासन व्यवस्था थी, वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। ठीक है, इस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था, और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय भी बना। ठीक है, तो इलाहाबाद में इस अधिनियम को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा कि अब जो है जो भारत का शासन है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा, ईस्ट इंडिया का इससे कोई मतलब नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सीधे अपने व्यापार पर काम करे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो चलिए आंसर देखते हैं, कंफ्यूजन में नहीं होना। आपसे भारत की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है। सही आंसर है सी, यानी कि सरोजिनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 के कांग्रेस के 40वां जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 3-4 चीजें आपको नई यहां से मिल रही हैं। 40वां अधिवेशन 1925 कहां पर? कानपुर में। तो ये तीनों फैक्ट आपको लिख लेना है। ठीक है, 13 फरवरी को इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको लिखना है कि भारतीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन है? सरोजिनी नायडू ही उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को किसने अभिकल्पित किया था? तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिकल्पित का मतलब है किसने डिजाइन किया था। ठीक है, इंग्लिश में डिजाइन कहते हैं, हिंदी में अभिकल्पित कहते हैं। तो ये हिंदी जो है कई लोगों को ले डूबती है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश की भी दोनों की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, ऑप्शन बी है महेंद्र राज, ऑप्शन सी है सतीश गुजराल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लॉरी बेकर। चलिए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि चार्ल्स कोरिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को अभिकल्पित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं। नंबर आप अपना लिखते चलेंगे, कौन सा प्रश्न आपका सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन का नया नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। याद रखिएगा, नया नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। जिसके वास्तुकार कौन है, तो चार्ल्स कोरिया जिसके वास्तुकार हैं। इससे पूर्व में जो है विधानसभा मिंटो हॉल के नाम से जानी जाती थी। मिंटो हॉल के नाम से जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसे जाना जाता था। मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन कब किया गया, तो जब मध्य प्रदेश राज्य बनाना 1 नवंबर 1956 को, तभी मध्य प्रदेश की विधानसभा को भी बना दिया गया था। ठीक है, तो चार्ल्स कोरिया का आपको नाम याद रखना, इन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा को डिजाइन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको याद रखना, असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी है यह राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी सही हैं। चलिए आंसर आप लगा लीजिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं कि सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर है सी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो गलत है। क्यों, ये राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो देखिए, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। ठीक है, स्पष्ट बताया गया है भारतीय संविधान में। तो कहाँ निर्वाचन हो रहा है, कोई निर्वाचन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल गया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, बल्कि यह पदेन सभापति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा, और असत्य कथन ही हमसे पूछा था, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर भी हो जाएगा। बाकी बात करते हैं कि जब राज्यसभा में किसी विधेयक पर बराबर मत हो जाते हैं, मान लीजिए कि 20 और 20 बराबर मत हो गए, अब जो है फाइनल वो विधेयक पास होगा कि नहीं पास होगा, इसकी जवाबदारी अब वहां के सभापति के ऊपर हो जाती है, और निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जिस भी तरफ यहां पर मत दे देगा तो उसी हिसाब से विधेयक पारित हो जाएगा या फिर पारित नहीं होगा। ठीक है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार उपराष्ट्रपति के पास में होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो बताइए सीधे सीधे, व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि अनुच्छेद 21 यहां पर बताता है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि बाकी के जो अनुच्छेद है वो क्या कहते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, जैसा कि आपको पता है, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, कहीं पर व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें आर्टिकल 19 में दी गई हैं। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। ठीक है, और 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध संरक्षण से संबंधित है, यानी कि कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, या अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उसको वारंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। ये आर्टिकल 22 हमको बताता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, चारों के चारों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे कि किस बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चुनिंदा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। ऑप्शन है आरपी नरहोन्ना, ऑप्शन बी है एचएस कामत, ऑप्शन सी है एमपी श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बीजी घाटे। बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न है, ये तो आपको सही करना ही करना है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एचएस कामत जो है वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव एचएस कामत बने थे, जबकि आरपी नरोन्हा दूसरे मुख्य सचिव और एमपी श्रीवास्तव तीसरे मुख्य सचिव बने थे। तो तीनों मुख्य सचिव आपको याद रखने हैं। अब देखिए, एक घोषणा मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि अब जो है आर्टिकल की बात अगर हम करते हैं तो एक एक आर्टिकल के बारे में डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन जो है मुश्किल से 2 या 2.5 मिनट की एक वीडियो होगी, वो हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। जैसे नागरिकता आर्टिकल 5 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 5 के बारे में पूरी चीजें विथ फोटो और वीडियो सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। बहुत जल्द ये सीरीज चालू करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि एक एक आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी, जिससे कि अगर आपके मेंस एग्जाम में उस आर्टिकल से संबंधित पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से उस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो बहुत जल्द हम वो वीडियो सॉल्यूशन वाली वीडियो भी लेकर के आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो लेकर के आए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा, हमारी कौन सुनेगा आखिर। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मंत्रिमंडल। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमारी आखिरी में सुनेगा कि अगर हमारे जो है मूल अधिकार का जो है हनन होता है। तो देखिए आंसर इसका सी हो गया। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए,
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। तो कहां पर अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, तो इसे संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसके तहत कोई व्यक्ति अगर मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में है तो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहे हैं तो सीधे न्यायपालिका के पास जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन को रोकेगा। ठीक है, ये जवाबदारी है। 226 से तो उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की जो है रक्षा करता है। ठीक है, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि संपत्ति का मौलिक, पहले जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिलहाल तो वो कानूनी अधिकार है। अब क्या हुआ, अगर हमारा मौलिक अधिकार है कोई, तो हम मौलिक अधिकारों के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको ये बताया आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। चलिए पहले इस प्रश्न को पूरा आप ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझाते हैं। देखिए ऑप्शन ए है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1982 में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, आइए देखते हैं। फिर आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि कैसे याद करेंगे। सही आंसर इसका ए, यानी कि 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से जो भूमि का अधिकार है जो, उसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अब देखिए आपको 44वां संविधान संशोधन याद करना कि कब हुआ था, तो 44 में 4 + 4 को ऐड कीजिए, कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ पर 1978 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए 1982 की बात कर लेते हैं, तो 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1982 में हुआ था। अब देखिए 46वें के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। 1982 के लास्ट में क्या लिखा है, 82। 8 में से 2 जाएंगी तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 46वां संविधान संशोधन 1982 में हुआ था। 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42 को ऐड कीजिए, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है। और 1976 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं, कुछ समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था। आइए देखते हैं। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। अब जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। अब देखिए ऐसा किया क्यों किया, देखिए संपत्ति का अधिकार उसमें मौलिक अधिकार था। तो मान लीजिए सरकार को सड़क बनाना पड़ रहा है, ठीक है, और सड़क किसी के खेत से होकर के गुजर रही है, तो वो खेत से सड़क को गुजरने ही नहीं देता था, बोलता मेरा मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, और ये सड़क जो है मेरे खेत से होकर के नहीं जाएगी। तो फिर बड़ी परेशानी होती थी। अब भारत का विकास कैसे होगा, ठीक है, ऐसे तो हर जगह सड़क, मतलब कहीं से भी सड़क या हाईवे जा रहा है तो किसी ना किसी के घर वगैरह पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या किया सरकार ने, एक संशोधन किया, और इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को उठा करके कहाँ पटक दिया, भाग 12 में पटक दिया। अब क्या है, वो एक कानूनी अधिकार है। अब क्या करेगी सरकार, अगर आपके खेत से होकर के सड़क जा रही है तो आपको उचित मुआवजा दे दिया जाएगा और सड़क बना दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो देखिए एमपीपीएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, 2-3 बार यहाँ पर परीक्षाओं में आ चुका है, चाहे वो व्यापम की परीक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस विभाग की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2017, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2014। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 2016 में मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस विभाग की स्थापना की गई थी। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं हैप्पीनेस विभाग के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 15 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश में आनंद विभाग बनाने की मंजूरी दी थी। और आनंद विभाग को क्या कहते थे, हैप्पीनेस विभाग जो है आनंद विभाग को कहते थे। पहली बार इस तरह का विभाग किसी भी प्रदेश में बनाया गया था, यानी देश में ऐसा पहला प्रदेश मध्य प्रदेश है जिसने हैप्पीनेस विभाग की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष होते हैं। और इस विभाग के तहत लोगों के जीवन में आनंद लाने के तरीकों पर काम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एमपीपीएससी की एग्जाम डेट बढ़ा दी, ठीक है, तो कोई आनंद वाली बात नहीं है ना। चलिए जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी उनके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का। और 2019 का मेंस जिसका अच्छा नहीं गया है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। यानी संस्तुति का मतलब यहाँ पर क्या है, तो किसने रिकमेंड किया था कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी आयंगर समिति, ऑप्शन सी है स्वर्ण सिंह समिति, या फिर ऑप्शन डी है ठक्कर समिति। चलिए आंसर देखते हैं कि किसके आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। सही आंसर सी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। देखिए
तो भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ करके नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था, जो कि स्वर्ण सिंह की समिति की संस्तुति पर आधारित था। और ये मूल कर्तव्यों को लिया कहाँ गया था, तो सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, तो उसके संविधान से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य क्या है, तो जैसे कि हमें झंडे, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उनका सम्मान करना है, ठीक है, झंडे का सम्मान करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो मतलब कि एक देश, एक राज्य आपसे चाहता है कि आप उस चीज़ों को करेंगे, तो वो आपके मूल कर्तव्य कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भाग 4A में इसको जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A को ऐड करके नया जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर यूनिट 9 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आपको यूनिट 9 के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। यूनिट 8 में जो है समसामयिक घटना संग्रह वाले सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और एक अदर यूनिट प्रैक्टिस सेट के नाम से वहाँ पर आपको 5 की, 6 की और ये आपकी 4 नंबर की जो भी यूनिट है, इन सब के प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अधिक से अधिक यहाँ पर आप अभ्यास करेंगे तो दूसरों से आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी वीडियो सोल्यूशन हम चालू करने वाले हैं, एक एक आर्टिकल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे कि आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप मेंस की भी तैयारी प्री के साथ साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।